गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से एक बार आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे बच्चों, हमने बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ली थी, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में 2 नंबर जो है वो बात आज हम करेंगे किसकी, गोल्ची का उपकरण की। किसकी बात करेंगे? गोल्जी काय बोल सकते हो, या इसको बोला जाता है गोल्जी उपकरण, या इसको क्या बोला जाता है, गोल्जी उपकरण जो है वो बोला जाता है। गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण जो है वो बोला जाता है। प्यारे बच्चों, गोल्जी उपकरण के बारे में अगर हम बात करें तो गोल्जी काय की जो खोज है, खोज की अगर बात करें, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? खोज। तो यार प्यारे बच्चों, खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने क्या है, खोज की थी। इन्होंने 1898 में उल्लू की तंत्रिका कोशिका से की थी। कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में उल्लू की, किसकी? उल्लू की तंत्रिका कोशिका से की थी। ठीक है, किससे की थी? तंत्रिका कोशिका से की थी। इसके नाम और कैमिलियो गोल्जी के नाम पर ही क्या रखा गया, इस संरचना का नाम क्या रखा गया? गोल्जी उपकरण जो है वो रखा गया। इनका आकार स्थिर न होकर बदलता रहता है। गोल्चिकाएं जो होती है ना, इनका जो आकार होता है, क्या होता है? आकार, वो स्थिर ना होकर क्या है, बदलता रहता है। क्या होता है? स्थिर ना होकर क्या रहता है, बदलता हुआ रहता है। अर्थात ये बहुरूपीय होते हैं। कैसे होते हैं? ये बहुरूपीय जो है वो होते हैं। गोल्चिकाएं स्रावी व ग्रंथिल कोशिकाओं में अधिक विकसित होते हैं। ये ज्यादातर किन में पाए जाते हैं? स्रावी एवं ग्रंथिल। स्राविल एवं ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, उनमें क्या है, अधिक विकसित होते हैं। अगर हम संरचना की बात करें, इसकी संरचना की बात करते हैं कि इसकी संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है। संरचना की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, गोल्चिका की संरचना में मुख्य 3 अवयव पाए जाते हैं। कितने अवयव पाए जाते हैं? 3 अवयव पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से वो 3 अवयव हैं। पहला है सिस्टर्नी, जो हमने अंतः प्रदवी जालिका में पढ़ा था। दूसरा है वेसिकल, जो हमने वहां भी पढ़ा था। और तीसरा, वहां पे तो था नलिकाएं, यहाँ पे है स्रावी पुट्टिकाएं। यहाँ पे क्या है? स्रावी पुट्टिकाएं। कौन सा है? स्रावी पुट्टिकाएं। यहाँ पे कौन सा है? स्रावी पुट्टिकाएं। सिस्टर्नी, वेसिकल और स्रावी पुट्टिकाएं। वहां पे हमने, देखिए आपको पीछे ले जाके दिखाता हूँ, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और नलिकाओं की बात की थी। लेकिन यहाँ पे गोल्चिकाएं की जो संरचना है उसके अंदर क्या होगा, कौन कौन से होंगे? गोल्चिका सिस्टर्नी, वेसिकल्स और स्रावी पुट्टिकाएं जो है वो होती हैं। कौन सी? स्रावी पुट्टिकाएं जो है वो होती हैं। देखिए सिस्टर्नी क्या होती है? ये लंबी नलाकार समानांतर रचनाएं होती हैं। लंबी नलिकाकार एवं क्या होती हैं? समानांतर संरचनाएं होती हैं। कैसी? लंबी नलिकाकार एवं समानांतर संरचनाएं होती हैं। कैसी संरचनाएं होती हैं? समानांतर संरचनाएं जो है वो होती हैं, जिससे इनकी आकृति जो है वो प्याले नुमा बन जाती है। कैसी बन जाती है? प्याले नुमा बन जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेसिकल्स की, तो ये छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं? छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। देखिए इस प्रकार की गोल्चिका की संरचना होती है। इस प्रकार से गोल्चिका की संरचना होती है। ध्यान से देखना, आप अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये जो है ना, इस प्रकार से ये गोल्चिका की संरचना होती है। ठीक है। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये इनको लेमिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेमिली कहा जाता है। ये इनमें क्या है, मैट्रिक्स भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मैट्रिक्स। और अगर हमने बात की वेसिकल्स की, तो ये छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो सिस्टर्नी से जुड़ी होती हैं। ये रही, ये जो सिस्टर्नी है, लेमिला है, ये इससे जुड़ी हुई रहती है। इन्हें क्या बोला जाता है? वेसिकल्स जो है वो बोला जाता है। स्रावी पुट्टिकाएं या इन्हें रिक्तिकाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिक्तिकाएं बोला जाता है। ये भी अनियमित आकार की होती हैं और सिस्टर्नी के किनारों से अधिक फूलने से ये टूट कर बनती हैं। सिस्टर्नी के ये जो आपको दिखाई दे रही हैं,
ठीक है ना। उसी प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जैसे वेसिकल्स होती हैं, लेकिन वो छोटी होती हैं, ये आकार में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जो वेसिकल्स हैं वो छोटी होती हैं और ये आकार में रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, जो टूटकर किनारों पर बनती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर और बात करते हैं गोलचिकाओं की, तो गोलचिकाएं होती हैं वो एकशेरुकी, जो नॉन कोऑर्डिनेट्स एनिमल्स हैं वह पादप कोशिकाओं में ये अल्प विकसित होती हैं। क्या होती हैं, अल्प विकसित होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पादपों की कोशिकाओं में, तो इनको डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। पादप कोशिकाओं में इनको क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिक्टियोसोम बोला जाता है। और कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका भित्ति के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों का भी स्रावण करती हैं। इसके अलावा गोलचिका में लिपिड व वसा अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए इनको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। क्या पाया जाता है, अधिक, जो लिपिड व वसा अधिक होने के कारण, गोलचिका के अंदर क्या होने पर लिपिड या वसा अधिक होने के कारण इनको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। अब अगर इनके कार्यों की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, इनके 8 कार्य आपके दिए हुए हैं, 8-9 कार्य आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले कार्य की अगर हम बात करते हैं 1 नंबर कार्य की, तो वो है कोशिका विभाजन के समय स्रावी पुट्टिकाएं आपस में मिलकर कोशिका पट्टी बनाती हैं। किसका निर्माण करती हैं, कोशिका पट्टी। आप जब सेल डिवीजन पढ़ोगे ना, तो उसमें कोशिका पट्टी का निर्माण होता है, बीच में वो किसके द्वारा होता है, इसी गोलचिकाई से होता है। दूसरा, ये कोशिका के अंदर हार्मोन का निर्माण भी करती है। किसका, हार्मोन का निर्माण भी करती है। जो हार्मोन्स होते हैं उनका निर्माण भी इसके द्वारा होता है। इसके अलावा कोशिका के अंदर ये जो पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण भी करती है। ये लाइसोसोम के निर्माण तथा पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण भी करती है। इसके अलावा श्लेष्मा, गोंद, एंजाइम, श्रावण तथा पॉलीसेकेराइड का भी संश्लेषण करती है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। इसके अलावा जो वेसिकल है उनमें प्रोटीन और वसा का संचय होता है। जो मैंने वेसिकल्स बताई, यहाँ पे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण होता है या संचय होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन से संयोजित कर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। उत्सर्जी पदार्थों से ये कोशिका को बाहर निकालते हैं। भी कोशिका के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको ये क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। इसके अलावा शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण में सहायक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, हम 12वीं क्लास में भी पढ़ेंगे। स्पर्म जो होता है इस प्रकार का संरचना होती है शुक्राणु की, ठीक है। उसके एक्रोसोम होता है ऊपर, जो अंडाणु की भित्ति को तोड़ने का कार्य करता है। किसकी का कार्य करता है, इसे अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहा जाता है। यह अंडाणु की भित्ति को तोड़ने का कार्य करता है और इस एक्रोसोम का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है, इस गोलचिकाई से ही होता है। अगर गोलचिकाएं शरीर में नहीं होंगी तो एक्रोसोम का निर्माण नहीं होगा और शुक्राणु द्वारा अंडाणु की भित्ति नहीं टूटेगी। और अगर शुक्राणु द्वारा अंडाणु की भित्ति नहीं टूटेगी तो निषेचन की क्रिया है वो नहीं होगी, अर्थात जनन की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तो जनन की क्रिया के लिए निषेचन होना बहुत जरूरी है और निषेचन के लिए शुक्राणु पर एक्रोसोम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्रोसोम के द्वारा ही क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु की जो भित्ति है वो टूटती है, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है और बाद में एक द्विगुणित संरचना युग्मनज का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज गोलचिकाई की बात की। इसके साथ मैं आपको एक वीडियो और डालूंगा, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा ये वीडियो भी आप देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।